जय हिंद कैडेट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है एनसीसी डिफेंस हब यूट्यूब चैनल पे। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीसी लेक्चर सीरीज। एनसीसी लेक्चर सीरीज में हम एनसीसी का पूरा सिलेबस हम कवर करेंगे टॉपिक वाइज। तो आज ये फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम सिलेबस देखेंगे। ब्लॉक सिलेबस है ये एनसीसी का, जो आर्मी यूनिट के लिए, ठीक है, क्योंकि हम आर्मी यूनिट हमारे पास है कॉलेज में, तो हम आर्मी से स्टार्ट करेंगे। अगर आप नेवी और एयरफोर्स के लिए भी सिलेबस चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ताकि वो भी हम आपको इसकी डिटेल डिस्कशन प्रोवाइड करवा सकें। ठीक है, तो माई सेल्फ जेपी सिंह। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो ब्लॉक सिलेबस में अगर हम नज़र डालें तो ये इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में डिवाइड किया गया है, ताकि आपको ये पता रहे कि कौन कौन से सब्जेक्ट हमें इसमें कवर करने हैं और फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर के हिसाब से किस किस सब्जेक्ट के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करके चलना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला डोमेन अगर हम इसमें देखते हैं एनसीसी। एनसीसी जो सब्जेक्ट रहेगा, इसमें आपको एनसीसी के बारे में पता होना चाहिए, क्या उसका एम है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, क्या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। इसमें डिटेल जो रहेंगे, सभी पोर्शंस के जो डिटेल्स रहेंगे वो आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक ब्लॉक सिलेबस दिखा रहा हूँ कि कौन कौन से जो डोमेन है इसमें और कितनी उसकी वेटेज रहती है। यहाँ पे अगर आप देखें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर वाइज और टोटल कितनी वेटेज रहेगी। ठीक है, तो ये वेटेज जो है या जितने पीरियड्स हैं, ये आपको एक प्रकार से एक आइडिया प्रोवाइड करवाएंगे कि उस पर्टिकुलर डोमेन की कितनी वेटेज रहती है, कितना महत्व रहता है, और आपके फाइनल एग्जाम में आपको उसी हिसाब से जो है क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, उतने नंबर की वेटेज जो है अप्रोक्सीमेटली आपको देखने को मिलती है। तो सेकंड जो डोमेन है यहाँ पे नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता एंड अवेयरनेस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, जैसे जैसे आप हायर क्लासेज में जाते हैं ये वेटेज बढ़ती जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप टोटल वेटेज देख सकते हैं। तो राष्ट्रीय एकता जो है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो आप एनसीसी का जब पार्ट होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद ड्रिल रहता है। ड्रिल जो है ये आई विल से द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन अगर एनसीसी में है तो ड्रिल है। तो ड्रिल में यहाँ पे आप देख सकते हैं 43 पीरियड्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ड्रिल में बेसिकली ये रहता है कि ड्रिल में यहाँ पे अगर मैं आपको एक बेसिक सा आइडिया देना चाहूँ तो आपकी जो कमांड रहती हैं, जो परेड्स रहती हैं, उसमें कमांड को फॉलो करना वो ड्रिल के अंडर आता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसमें कमांड्स जो है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है वेपन ट्रेनिंग। वेपन ट्रेनिंग जो है उसमें आपको अलग अलग जो वेपन्स हैं, जो हथियार हैं, उनके बारे में ट्रेनिंग दी जाती है कि जो पर्टिकुलर राइफल है उसका डायमेंशन क्या है, उसको किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, ओपन कैसे करते हैं, क्लोज कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये वेपन ट्रेनिंग में आता है। तो वेपन ट्रेनिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी तरीके से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और लाइफ स्किल, ठीक है, व्यक्तित्व विकास जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एनसीसी कैडेट्स के लिए, तो इसको भी अच्छी खासी वेटेज यहाँ पे दी गई है। उसका लीडरशिप क्वालिटी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। लीडरशिप क्वालिटी एनसीसी कैडेट्स में लीडरशिप क्वालिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लीडरशिप क्वालिटी में क्या क्या क्वालिटी आपके पास होनी चाहिए, क्या क्या स्किल होनी चाहिए, किस तरीके से आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, वो हम डिटेल सिलेबस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसकी वेटेज देख सकते हैं। और ईयर वाइज जो आप यहाँ पर जो देख पा रहे हैं, ये आपको एक ब्रॉड आइडिया देने के लिए है। ठीक है, ये कोई बहुत स्पेसिफिक नहीं है, बहुत फिक्स नहीं है, लेकिन इस तरीके से जैसे हम लेसन प्लान बनाते हैं, तो ये एक प्रकार से आप लेसन प्लान कह सकते हैं कि आप अपने काम को किस तरीके से अलग अलग पोर्शन में डिवाइड करके आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं कि कौन सा पार्ट जो है कितनी वेटेज का है। इसी तरीके से नेक्स्ट आता है डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसको आप कह सकते हैं जो आपदा प्रबंधन हम कह सकते हैं। आपदा प्रबंधन क्योंकि एनसीसी कैडेट जो है डिजास्टर मैनेजमेंट में काफ़ी रोल प्ले करते हैं कि किस तरीके से उसको मिटिगेट करना है, किस तरीके से मैनेज करना है। तो वहाँ पे एनसीसी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। नेचुरल डिजास्टर होते हैं कुछ, तो नेचुरल डिजास्टर में जैसे अर्थक्वेक हो गया, ठीक है, या सुनामी हो गया, इस तरीके के जो डिजास्टर होते हैं वहाँ पे भी जो है एनसीसी कैडेट्स की काफ़ी इंपॉर्टेंस रहती है कि उसको किस तरीके से इफेक्ट को कम किया जा सके। ठीक है, या कोई एक्सप्लोजन हो गया जैसे, वो मैनमेड जो आपदा में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको आइडिया रखना है। तो यहाँ पे बेसिकली मेरा आपको बताने का मतलब ये है कि आपको ये पता हो कि हमें इन चीज़ों के बारे में अवेयर होना चाहिए। बीइंग ए एनसीसी कैडेट आपको इन चीज़ों पे फोकस करके चलना चाहिए, ताकि आप जैसे जैसे आप फिर आगे अपीयर होते हैं, इंटरव्यूज़ के लिए अपीयर होते हैं, तो आपसे ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो आपके सिलेबस में है उसको आपको अच्छे से एटलीस्ट फोकस करके चलना है और उसको अच्छे से कवर करके चलना है। ठीक है,
और आपको अगर इनके बारे में आइडिया रहेगा, अगर आप इनको अच्छे से कवर करके चलेंगे तो फिर आप एनसीसी को एक अच्छे ग्रेड से जो है पास कर पाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से फिर सोशल अवेयरनेस के बारे में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सोशल अवेयरनेस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी सोशल इविल हैं, कौन कौन सी जो करंट जो पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में सोसाइटी को अवेयर करना। ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट, सामाजिक विकास करना, उन चीज़ों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। हेल्थ और हाइजीन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य और स्वच्छता अगर हम बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है हम सब के लिए। तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि पर्सनल हाइजीन जो है वो किस तरीके से मेंटेन किया जा सकता है, जो सोशल हाइजीन है वो किस तरीके से मेंटेन किया जाता है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए। ठीक है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे अभी स्वच्छता मिशन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी भी अच्छी खासी वेटेज आपको देखने को मिलती है। एडवेंचर्स भी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। एडवेंचर्स का मतलब ये है कि बीइंग एनसीसी कैडेट, एनसीसी कैडेट्स जिनका मेन एम रहता है कि आप डिफेंस सर्विसेज में जाएं, और जो डिफेंस सर्विसेज हैं वो अपने आप में एक एडवेंचर्स होती हैं। तो एडवेंचर्स लाइफ आपको आगे देखने को मिलती है, तो इसलिए आप एडवेंचर्स लाइफ के प्रति जो है आप अवेयर हों, एडवेंचर लाइफ के बारे में आप जो है उसको समझें और उस तरीके की एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट करें। ठीक है, जैसे माउंटेनिंग है, इस तरीके की एक्टिविटी है, या ड्रिल है, किसी डिज़ास्टर मैनेजमेंट को लेकर के ड्रिल अगर करनी है, उन चीज़ों के बारे में आपको थोड़ी ही जो है एडवांस अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी अच्छा खासा पोर्शन देखने को मिलता है। फिर इन्वायरमेंट अवेयरनेस और कंजर्वेशन, जो पर्यावरण है, पर्यावरण के बारे में आप जागरूक होने चाहिए, क्योंकि आप जागरूक रहेंगे तभी आप जो है दूसरों को जागरूक कर पाएंगे। ठीक है, और बीइंग एनसीसी कैडेट ये आपकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आप दूसरों को भी अवेयर करें। ठीक है, तो इन्वायरमेंट के प्रति कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्वायरमेंट को हार्म करते हैं, या ह्यूमन एक्टिविटी कौन कौन सी हैं जिनको हम फॉलो करके इस इफेक्ट को कम कर सकते हैं, और प्राकृतिक संसाधनों को हम किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, किस तरीके से संरक्षित कर सकते हैं, उसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंटल अवेयरनेस का पार्ट रहता है। बाकी जो एग्जैक्ट टॉपिक है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं रहना। लेकिन यहाँ पे मेरा आपको बताने का मतलब सिर्फ ये है, जब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आप ब्लैंक ना हो, आपके माइंड में थोड़ा सा कुछ ना कुछ ऐसा हो कि आपको क्या पढ़ना है उस पर्टिकुलर टॉपिक में। ठीक है, फिर ऑब्स्टैकल ट्रेनिंग आता है। ऑब्स्टैकल ट्रेनिंग में आपको अगेन जो स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, या केस स्टडीज एक प्रकार से जैसे होती है उस तरीके से ये रहता है। ठीक है, पर्टिकुलर सिचुएशन में आप किस तरीके से डिसीजन लेंगे उनके लिए आपको प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डोमेन है जहाँ पे आपको फोकस करके चलना है, जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे जैसे हम फर्दर आगे बढ़ेंगे, इसमें सिलेबस को कवर करेंगे, तो आपका मीनवाइल यहाँ पे आपका ये काम बनता है कि जो हेडिंग है वो आप सर्च कर सकते हैं, गूगल सर्च कर सकते हैं, और वहाँ पे आप उनके बारे में थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हैं बुक से या गूगल से। आप उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपके पास कम से कम हो, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको कम से कम उनकी टर्मिनोलॉजी अगर याद रहेगी तो आप जो है कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर इनको तीनों को मिलाकर के आपको 210 के अप्रोक्सीमेट जो है आपकी टोटल जो है लेक्चर्स यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, अब इनमें से कुछ लेक्चर ऐसे रहते हैं जो पीआई स्टाफ डील करता है, कुछ लेक्चर्स ऐसे रहते हैं जो एएनओज डील करते हैं। ठीक है, तो आपको उसी तरीके से इसका डिवीजन देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे जो एएनओज वाले पोर्शन है उनको हम पहले लेकर के चलेंगे। बीइंग एएनओ हम उस पोर्शन को कवर करेंगे, फिर हम पीआई स्टाफ की हेल्प लेंगे। जो पीआई स्टाफ के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करने के लिए हम पीआई स्टाफ से भी डिस्कस करेंगे। तो कोई भी पोर्शन आपका जो है अनकवर्ड नहीं रहेगा, हमारी कोशिश यही रहेगी, क्योंकि हमारी अल्टीमेट एम ये है कि आप एनसीसी में अच्छे ग्रेड से आप पास होकर के जाएँ। क्योंकि अगर आप 3 साल यहाँ पे लगा रहे हैं और 3 साल अगर आप अच्छे से लगाते हैं तो बहुत सी चीज़ें होती है सीखने की, और बहुत सी चीज़ें अगर आप अपने व्यक्तित्व में उन चीज़ों को ऐड कर लेते हैं तो आप एक अलग ही व्यक्तित्व आपका देखने को मिलेगा आफ्टर 3 इयर्स। ठीक है, सी सर्टिफिकेट जब आप पास कर लेंगे तो आपका एक व्यक्तित्व विकास तो होगा ही, और उसके साथ साथ आपके पास एक अच्छा ग्रेड भी होना चाहिए। फिर आपको जो है आपका जो पर्सनल एम है डिफेंस सर्विसेज में जाने का, उससे आपको कोई नहीं रोक सकता। बेसिकली हमारा मेन मकसद यही है कि आपको इस तरीके से तैयार करना कि आप जो है कंपटीशन करने के लिए बिल्कुल तैयार रहें, और आप अपने आप को ऐसा बना सकें कि जहाँ पे आप जाना चाहते हैं उन लोगों को आपकी ज़रूरत पड़े। ठीक है, और वो आपको रिजेक्ट ना कर सकें। ठीक है,
तो ये आपके सिलेबस का पार्ट है। इसके अलावा कुछ रिजर्व परेड रहती हैं। रिजर्व परेड में जैसे रिपब्लिक डे है, रिपब्लिक डे जो गणतंत्र दिवस हम बोलते हैं, 26 जनवरी जो होता है हमारा, उसके लिए 15 परेड आपको लगभग करनी पड़ती है। 15 परेड में आपको तैयार किया जाता है 26 जनवरी की परेड के लिए। इसी तरीके से जो स्वतंत्रता दिवस है उसमें भी आपको 15 पीरियड यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है उस परेड में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसके अलावा जो कुछ स्पेशल ओकेजन्स हैं, जैसे एनसीसी डे है या सोशल सर्विसेज का कोई डे है या अवेयरनेस एक्टिविटीज़ हैं, उनके लिए आप ये मान के चलिए 10 to 20 परेड आपकी इस तरीके से रहती है। 10 to 20 डेज आप कह सकते हैं, आपको उनके लिए रिजर्व रखा जाता है ताकि आप इस तरीके की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकें। तो यहाँ से एक आइडिया आपको ये भी लगेगा, कैडेट्स यूजुअली जब एनसीसी में आते हैं तो उनको ये आइडिया नहीं रहता है कि उनको कितना टाइम यहाँ पे स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो एकेडमिक है उनका भी उनके ऊपर जो चिंता रहती है और एनसीसी लेने से इस वजह से हिचकिचाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एनसीसी में आपको पहले से डिफाइन है कि इतना टाइम आपको स्पेंड करना है, और इतना टाइम अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप जो है एनसीसी में आएँ। और एनसीसी में, क्योंकि मैं ये नहीं मानता कि एनसीसी एक पार्ट टाइम जॉब है या एनसीसी एक इस तरीके से है कि आप सिर्फ एडमिशन ले लो और फिर आपको कुछ नहीं करना। एनसीसी में अगर आप 3 साल लगाते हैं, एनसीसी में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो एनसीसी में आपको एक्टिविटीज़ को अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए। एनसीसी की जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आप अगर अच्छे से फॉलो करेंगे तभी जो आप इसका कंप्लीट बेनिफिट ले पाएंगे। ठीक है, तो एनसीसी एक अच्छा ऑप्शन है स्टूडेंट्स के पास। एनसीसी में आइए, एनसीसी में अपनी सर्विसेज दीजिए, एनसीसी में आप सीखिए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और जब आप एक अच्छा ग्रेड लेके जाएंगे तो उससे आपको इंसेंटिव भी काफ़ी मिलते हैं। ठीक है, उनकी भी हम आगे बात करेंगे। तो ये एक ब्रॉडली एक आइडिया आपको प्रोवाइड करवाने का मकसद था मेरा कि आपको कितना टाइम यहाँ पे लगाना पड़ता है, क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट में अगर हम देखें, जो फर्स्ट हमारा टाइटल था सिलेबस का वो एनसीसी था। अब एनसीसी में आपको क्या क्या कवर करना है वो भी यहाँ पे मैंने आउटलाइन किया हुआ है। एनसीसी में बेसिकली आपको जैसे एनसीसी का एम क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं। एम और ऑब्जेक्टिव में बेसिक डिफरेंस अगर मैं आपको बताऊं एक मोटे तौर पे ये है कि एम मतलब ये है कि एनसीसी जब इस्टेब्लिश किया गया था तो क्या उसका मेन एम क्या रहा था, और उसके साथ ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ये एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हम जो हमारे पास एनसीसी मैन पावर है उसकी हेल्प से हम क्या क्या जो एसोसिएटेड एक्टिविटी हैं उनको हम अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अवेयरनेस एक्टिविटीज़ हैं। मेन मकसद तो जैसे हो गया कि डिफेंस सर्विसेज जो हमारी है उनको असिस्ट करने के लिए एक सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी हम कह सकते हैं, और उसके साथ एसोसिएटेड जो एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, क्योंकि एनसीसी जो है बहुत बड़ी एक हम ये कह सकते हैं मैन पावर है, तो उसमें हम किस तरीके से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं एक अपने नेशन को बेटर स्टेज पे ले जाने के लिए। ठीक है, तो वो एसोसिएटेड ऑब्जेक्टिव जो है इसमें कवर रहते हैं। उसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो एनसीसी है उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या रहता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे अगर हम देखें इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनकी कितनी कितनी विंग्स हैं, कहाँ कहाँ पे हेडक्वार्टर्स हैं, ग्रुप हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, कितनी इसके अंदर बटालियन कितनी है। ठीक है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आता है। ठीक है, इसके अलावा जो ट्रेनिंग रहती हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ए सर्टिफिकेट करने के लिए आपको क्या क्या ट्रेनिंग दी जाती है, बी सर्टिफिकेट लेने के लिए क्या क्या ट्रेनिंग दी जाती है, सी के लिए क्या क्या आपको करना पड़ता है, कितने कैंप अटेंड करने पड़ते हैं, वो सारी जो है ट्रेनिंग की जानकारी रहती है। ठीक है, तो ट्रेनिंग के बारे में आपको पढ़ना है, इसमें आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर एनसीसी सॉन्ग, एनसीसी सॉन्ग काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये एक प्रकार से एंथम कह सकते हैं हम एनसीसी का। ठीक है, तो एनसीसी के कैडेट्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको एनसीसी सॉन्ग जो है याद होना चाहिए, और याद ही नहीं होना चाहिए बल्कि जो उसकी वर्डिंग है वो आपके ब्लड में होनी चाहिए। ठीक है, उसमें जो शब्द हैं उनको आप अगर महसूस करें और उसको आपको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो ये आपको जो एक प्रकार से मोटिवेट करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि आप एनसीसी सॉन्ग आपको आना चाहिए और एनसीसी सॉन्ग के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद इंसेंटिव्स आते हैं कि एनसीसी, जैसे मैंने आपको बताया कि ए, बी और सी जो आपके सर्टिफिकेट रहते हैं उनके क्या क्या बेनिफिट है, कितनी वेटेज हैं। अगर आप डिफेंस सर्विसेज में जाते हैं तो ए की कितनी वेटेज है, बी की कितनी वेटेज है। ठीक है, उनके बारे में क्या क्या इंसेंटिव्स रहते हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। या जो एनसीसी में अलग अलग रैंक रहते हैं, SUO, UO,
ठीक है, कैडेट्स के जो रैंक है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और जो आर्मी पर्सनल्स हैं उनके जो रैंक्स हैं उनके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है इंसेंटिव्स में आ जाएंगे। उसके बाद जो आपकी ड्यूटीज़ रहती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं, इनके बारे में भी आपको जानकारी रखनी है कि एनसीसी कैडेट्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि एनसीसी कैडेट अगर हैं तो मैं ये कहता हूँ कि आप एक प्रकार से यूनिक हैं अपने आप में, और जो आपके इंस्टीट्यूशंस के बाकी स्टूडेंट हैं उनसे आप अलग हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपसे एक्सपेक्टेशन जो है अलग रहती हैं। ठीक है, तो बीइंग एनसीसी कैडेट आपकी क्या ड्यूटी बनती है, क्या आपकी जिम्मेदारी बनती है, वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। फिर एनसीसी कैडेट्स का जो कंडक्ट है ये भी एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है कि एनसीसी कैडेट होने के नाते आपको अपना बिहेवियर जो है किस तरीके से रखना है, आपका आचरण कैसा होना चाहिए। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर आप एनसीसी कैडेट हैं तो आपका जो बिहेवियर है वो एक इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करे कि आप एनसीसी के कैडेट्स हैं, और उसी तरीके से आप जो है बाकियों को मोटिवेट करें अपनी एक्टिविटी से। कहने की ज़रूरत ना पड़े, बाकी जो स्टूडेंट हैं उनको अलग से पता होना चाहिए कि एनसीसी कैडेट है, और आपका जो चाल चलन है, आपका जो एक्टिविटीज़ हैं। क्योंकि आप देखते हैं कि कई बार जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं इंस्टीट्यूशंस में, वो कई बार वहाँ पे गंदगी भी फैलाते हैं, प्लांटेशन को हार्म करते हैं, या जो कॉलेज प्रॉपर्टी है उसको हार्म करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ में एनसीसी कैडेट्स जो है बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। यहाँ पे इस तरीके की एक्टिविटी जो है एनसीसी कैडेट से बर्दाश्त नहीं की जाती। क्योंकि एनसीसी बेसिकली अगर आप एनसीसी का मोटो देखते हैं, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। ठीक है, तो इस मोटो को आपको बिल्कुल जीना है, आपको डिसिप्लिन रहना है। और डिसिप्लिन ऐसा कि सेल्फ डिसिप्लिन, ये नहीं है कि कोई आपको देख रहा है या नहीं देख रहा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप सेल्फ डिसिप्लिन होने चाहिए, आप अपने आचरण से बाकियों को मोटिवेट करें। ठीक है, तो ये आपको एक सिलेबस के बारे में था कि किस तरीके से आपको सिलेबस को एनालाइज करना है। तो आज का डिस्कशन था ये। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि मैक्सिमम कैडेट्स तक जो है इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए और उनको इस प्लेटफॉर्म के बारे में भी पता लगे। ठीक है, अगर हम फोकस एरिया की बात करें, एनसीसी डिफेंस हब, जैसे कि आपको टाइटल और जो इसकी टैगलाइन है अबाउट एनसीसी एंड डिफेंस सर्विसेज, यहाँ पे हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम एनसीसी के साथ साथ जो डिफेंस सर्विसेज के लिए जो स्टूडेंट प्रिपेयर करें, जो एस्पिरेंट प्रिपेयर करें, उनको भी हम जो है फैसिलिटेट कर सकें। ठीक है, तो एनसीसी कैडेट्स का ऑलराउंडर डेवलपमेंट जो हमारा मेन फोकस एरिया है, उसके साथ साथ जो डिफेंस सर्विसेज के लिए जो एस्पिरेंट प्रिपेयर करें उनके लिए भी यहाँ पे काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा, किन किन स्किल्स के ऊपर उनको फोकस करना चाहिए। इस तरीके का कंटेंट भी हम यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। मोटिवेशनल जो है और पेट्रियोटिज्म से रिलेटेड जो राष्ट्रभक्ति है उनसे रिलेटेड चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, सोशल मीडिया पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, एनसीसी डिफेंस हब के नाम से फेसबुक पेज है, टेलीग्राम जहाँ पे हम पीडीएफ वगैरह शेयर करेंगे या स्टडी मटेरियल शेयर करेंगे, तो यहाँ पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम जो चैनल है एनसीसी डिफेंस हब के नाम से। और इसी तरीके से अगर आप कोई भी अपना सजेशन देना चाहते हैं, एनसीसी रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो ncc-defense@gmail.com पे आप हमें लिख सकते हैं। ठीक है, आगे के नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हमने वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को अच्छे से यूटिलाइज करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चलना है। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।